हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स यूपीएससी सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ गुड्स और डिमांड का कैसे शिफ्ट करता है डिफरेंट कंडीशन पर, उसके बारे में देखेंगे लोग। तो आज का 3 टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड शिफ्टिंग डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो ये बेसिकली ये बताता है कि अगर प्राइस किसी गुड या सर्विस, लेट्स से किसी गुड को लेट्स से एप्पल, अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज करता है तो जो कंज्यूमर उस एप्पल को कंज्यूम करने वाला है वो उसका डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। लेट्स से अगर लेट्स से आज 50 रुपये किलो एप्पल है और लेट्स से 100 लोग आज 1 किलो एप्पल खरीद रहे हैं। अगर ये प्राइस इंक्रीज करके लेट्स से 100 रुपये किलो पहुंच जाए तो इसके डिमांड में गिरावट आएगी। लेट्स से तब 60 लोग हैं वो होंगे जो खरीदेंगे लोग, क्योंकि सबका बजट उतना नहीं होता कि वो प्राइस के अकॉर्डिंग अपने नीड्स को मैच कर पाए। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ पीपल उन चीज़ों को खरीदने वाले घट जाएंगे लोग, फिर क्वांटिटी ऑफ अमाउंट जो पीपल पहले खरीदते थे लोग वो भी घट जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली ये कहता है कि अगर प्राइसेस में चेंज होंगे किसी गुड या सर्विस के तो डिमांड में भी चेंज आएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर स्मार्टफोन्स का प्राइस डिक्रीज करे, ठीक है, तो कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अब स्मार्टफोन खरीदेंगे लोग एज़ कम्पेयर टू पहले। अगर ज़्यादा हो, प्राइस ज़्यादा हो तो जैसे-जैसे अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो नॉर्मल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर अब उस चीज़ को खरीदने के लिए आगे आते हैं लोग। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर तुम प्राइस लो एक एक्सेस पे और एक एक्सेस पे डिमांड लो, तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पीपल कम होंगे लोग। अगर प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ पीपल खरीदने वाले ज़्यादा होंगे लोग। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो ये हो जाता है डिमांड कर्व के रूप में जानते लोग, जो आगे हम लोग देखेंगे लोग। तो डिमांड कर्व क्या बताता है कि डिमांड कर्व क्या है? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड मतलब उसका क्वांटिटी लोग खरीदने वाला वो घट जाएगा, लेकिन अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदेंगे लोग, यानी डिमांड बढ़ेगा। इसलिए डिमांड का कुछ इस टाइप का होता है। ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आता है कि एक होता है ये नॉर्मल जो डिमांड का, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है डिमांड का, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके केस में ये डिमांड का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे सम गुड्स में है स्लोपिंग डिमांड कर्व। लाइक मान लो थोड़ा सा डिमांड कर्व तब चेंज होता है, लेट्स से प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उस समय क्या होता है, कुछ डिमांड कर्व इस टाइप का बन जाता है। कब होता है? मान लो जैसे अभी गैस का क्राइसिस चल रहा है, तो अभी गैस का प्राइसेस बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण लोगों में इनसिक्योरिटी आ जा रहा है कि लाइक गैस का प्राइस बढ़ रहा है तो मे बी फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाए। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 2-3 एक्स्ट्रा सिलेंडर्स खरीद कर रख ले रहे हैं लोग। तो प्राइस तो बढ़ा, लेकिन इसके कारण डिमांड भी बढ़ गया। ये कब हुआ? जब लोगों में इनसिक्योरिटी आ गया कि लेट्स से बाद में जो गैसेस मिलेंगे वो और ज़्यादा महँगे ना हो जाए, इसलिए अभी से ही 2-3 एक्स्ट्रा गैसेस लोग खरीद के रख ले रहे हैं लोग। दूसरा क्या हो गया कि अगर किसी वस्तु को लोग अपने स्टेटस सिंबल से ऐड कर लेते हैं लोग, लेट्स से आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल। आईफ़ोन का इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं लोग क्योंकि ये उनके स्टेटस सिंबल से ऐड हो जाता है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नॉर्मली ये बढ़ ही रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसका डिमांड ऐसा नहीं घट रहा है। बहुत सारे लोग जो रिक्शा चलाते हैं लोग, जो नॉर्मल छोटे-मोटे काम भी करते हैं लोग, उनमें से बहुत सारे के पास आईफ़ोन आपको दिखेगा, क्योंकि वो अपना स्टेटस सिंबल ज़्यादा दिखाना चाहते हैं लोग। तो इस केस में प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड घटा नहीं और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये उनके स्टेटस सिंबल को और निखार रहा है। अगर स्टेटस सिंबल से ही कुछ गुड्स अगर लिंक्ड हो जाए, तो उसमें प्राइस बढ़ने का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ता रहता है। इसलिए होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कुछ इस टाइप का डिमांड कर रखते हैं। जैसे ये स्टेटस सिंबल से अगर लोग अपने उस वस्तु को जोड़ने लग जाएँ तो, या फिर स्कार्सिटी ऐसा उनके मन में बैठ जाए कि बाद में ये और ज़्यादा महँगे हो जाएँ या कुछ और चीज़ें हो जाएँ। तो इस कंडीशन में जो यूजुअल डिमांड कर्व ऐसा होता है, वो ऐसा ना होकर थोड़ा-सा इस टाइप से शिफ्ट हो जाता है।
अब एक टर्म होता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट। ये क्या है कि लेट्स से ये बेसिकली देखा जाता है स्टॉक मार्केट में। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए वो अधिक से अधिक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेकर आता है, लाइक और अधिक से अधिक स्टॉक्स खरीदने लग जाता है। तो स्पेकुलेटिव इफेक्ट क्या है कि जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज करने वाला है, लेट्स से तुम एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स से गोल्ड का प्राइस अगर कोई सोचे कि फ्यूचर में इंक्रीज करने वाला है, तो अधिक से अधिक गोल्ड लोग खरीद कर रखने लग जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि ये स्पेकुलेटिव इफेक्ट होता है कि फ्यूचर का प्राइस तुम सोच कर ज़्यादा डिमांड उसका बढ़ने लग गया। तो एग्जांपल क्या है कि स्टॉक मार्केट अगर प्राइस राइज कर रहा है, तो लोग ज़्यादा खरीद के भी रख सकते हैं, अगर उनको ये लगे कि फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे गैस के कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि गैस क्राइसिस का अगर लोगों को ये लगने लगे कि गैस क्राइसिस खत्म नहीं होगा और फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, तो लोग ज़्यादा गैस खरीद कर रखने लग जाएंगे। तो प्राइसेस बढ़ने के बाद भी डिमांड में कमी नहीं आया, डिमांड बढ़ा है। तो जो डिमांड कर्व है वो इस टाइप का बना, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है। इधर प्राइस बढ़ रहा है, जैसे प्राइस जब इतना था तो डिमांड इतना था, लेकिन प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया। तो ये अनयूजुअल डिमांड कर्व होता है जो नॉर्मल को फॉलो नहीं कर पाता। और स्टॉक मार्केट में अगर स्पेकुलेटिव इफेक्ट हो रहा है तो उस कारण भी प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं उस चीज़ का। अब हम लोग सीखेंगे लोग कि हम लोग डिमांड कर्व कैसे डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले देखा इंडिफरेंस का अब बजट कंस्ट्रेंट पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता था, कुछ इस टाइप का, और बजट कंस्ट्रेंट का कैसा था कि कुछ इस टाइप का बजट कंस्ट्रेंट का ग्राफ था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिमांड कर्व कैसे डिराइव कर सकते हैं लोग, वो इस वाले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं लोग, ठीक है। तो देखो, ये हो गया लेट्स से इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। ये 3 इंडिफरेंस कर्व हो गए। और ये हो गया लेट्स से तुम्हारा जो बजट लाइन है वो तुम्हारा ये तीनों तुम्हारा बजट लाइन हो गया। अब कैसे तुम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हो वो देखो। ये क्या कह रहा है कि डिमांड कर्व डिराइव हो सकता है अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे लोग कि प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। अब मानो यहाँ बनाना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पहले बनाना लेट्स से x1 प्राइस पे मिलता था, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले बनाना का लेट्स से प्राइस कुछ p था, उस कारण से हम x1 क्वांटिटी खरीद पाते थे, ठीक है। तो मेरा इन डिफरेंस का कुछ ऐसा बनता था और मेरे बजट लाइन यहाँ पे टच करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइसेस कुछ सस्ते होंगे, बनाना के प्राइस कुछ सस्ता हो गया लेट्स से P2, और P2 P1 से छोटा है, ठीक है। तो अगर बनाना का प्राइस पहले से घटा है तो हम क्वांटिटी तो ज़्यादा ले सकते हैं ना पहले से। हाँ, अगर मैंगो का प्राइस हम लोग ये समझ के चले लो कि मैंगो का प्राइस कांस्टेंट रह रहा है और सिर्फ बनाना का प्राइस वेरी कर रहा है, तो प्राइस जब घटा तो बनाना हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। लेट्स से फिर से प्राइस घटा तो फिर से बनाना कुछ और ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा इन डिफरेंस कर्व शिफ्ट होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इन डिफरेंस कर्व डिपेंड कर रहा था इनके प्राइसेस पे। अब इन डिफरेंस कर्व शिफ्ट होते जाएगा, क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस घट रहे हैं। और लेट्स से मेरा बजट पहले से 10,000 ही था, तो मेरा बजट लाइन कुछ यहाँ पे फिट हो रहा था। लेकिन अब प्राइसेस घटने के कारण बजट लाइन भी शिफ्ट होगा, क्योंकि बजट लाइन क्या होता है कि P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू M, जहाँ M मेरा कांस्टेंट रहता था, लेट्स से 10,000 जो मंथली हम कमा रहे हैं। तो लेट्स से P2 बनाने के ले लो, इसके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो X2 क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे लो। इसके कारण ओवरऑल इसका ग्राफ भी चेंज होगा। तो वो ग्राफ कुछ एक बार यहाँ पे टच करा था, दूसरी बार चेंज हुआ तो यहाँ पे टच किया, तीसरी बार चेंज हुआ तो यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो अब देखो, एक पॉइंट तुम्हें यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें डिमांड कर्व की तरह मिलेगा, कुछ ऐसे जाएगा। इनको पूरा अगर सारे पॉइंट्स के लिए ऐड करोगे तो तुम्हारा डिमांड कर्व कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि अगर बनाना क्वांटिटी जैसे जैसे चेंज होगा उसे कारण प्राइस मतलब प्राइस में जैसे जैसे चेंज आएगा उसे कारण क्वांटिटी भी बनाना का चेंज होता जाएगा और तुम्हारा डिमांड कर्व कुछ इस टाइप का बन जाएगा। समझे? अब हम लोग देखेंगे लोग टाइप्स ऑफ गुड्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इन्फेरियर गुड्स। ये कौन से होते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज करता है तो डिमांड इनका डिक्रीज करता है। लेट्स से तुम पहले 10,000 कमा रहे थे और तुम
एग्जाम्पल का एक उठा ले से जो राशन का चावल आता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो येलो कलर का होता है, वो वाला राइस लेट से इसको ले लेते हैं। वो जो मोटा मोटा दाना होता है, लेट से मोटा वाला राइस ऐसा कुछ ले लो एग्जाम्पल। तो इनका डिमांड लेट से तुम्हें 10,000 मिल रहा था, अब तुम्हारा अच्छा जॉब लग गया, तुम्हें लेट से 1 लाख मंथली मिलने लगा। तो तुम क्या अब इसी पे रहोगे? इसी पे तो नहीं रहोगे, तुम शिफ्ट कर जाओगे लेट से किसी बी राइस पे, लेट से जिनके पतले पतले दाना हो, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छे लगे, उस पे शिफ्ट करोगे। तो तुम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, तो मोटे वाला राइस का तो डिमांड घट गया ना। तो यही होता है, अगर इनकम इंक्रीज करें तो डिमांड डिक्रीज कर जाता है। ऐसे चीज़ों को क्या कहता है? इन्फीरियर गुड्स। इसमें इन्फीरियर गुड्स में क्या क्या रहता है? जैसे जो चीप सेरल्स हो गए वो सब ले लो, या फिर जो मोटे वाले राइस हो गए या जो सस्ते वाले राइस मिलते हैं वो सब ले लो, क्योंकि इनको रिप्लेस किया जा सकता है कुछ और चीज़ों से। लाइक वो वाला राइस नहीं लेता, कोई और बढ़िया राइस ले लो। जैसे तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो तुम एग मिल्क वगैरह पर शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मंथली अच्छा कमा पा रहे हो इसलिए। ठीक है। अब एक गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स वो है कि डिमांड इंक्रीज करेगा जब प्राइस राइज करे। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। अब इसका एग्जांपल तुम कैसे सोच सकते हो कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, यानी तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर इस पे ले लोगे क्वांटिटी, इस पे ले लोगे प्राइस, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ा ऊपर गया तो देखो क्वांटिटी भी लोग ज़्यादा मांगने लगे लोग। प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी भी लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे लोग। तो ये जो यूजुअल लॉ होता है डिमांड का, उसको वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि यूजुअल लॉ क्या बोलता है कि ऐसे होना चाहिए था ग्राफ, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अब एक एग्जांपल लो राइस का, एक नॉर्मल राइस का जो यूजुअली बहुत लोग यूज़ करते हैं, ना ही वो मोटा वाला ना ही बहुत महंगा राइस। ठीक है, नॉर्मल राइस का यूज़ कर लो। अब देखो ये राइस क्या है कि लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं लोग। ठीक है, लेट से तुम्हारे पास तुम 10,000 मंथली कमा रहे हो। ठीक, 10,000 में से तुम क्या किए कि 2,000 राइस पे खर्च किए, और 2,000 लेट से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे, लेट से मिल्क, वेजिटेबल, कुछ और चीज़ों पे तुम खर्च किए। ठीक है, अब क्या है कि लेट से राइस का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा तो तुम नहीं करोगे कि राइस खाना छोड़ दोगे या कम कर दोगे। राइस ऐसा है कि जो तुम्हारी यूजुअल डेली लाइफ में लेना ही है, तो वो तो तुम खाओगे ही। तो क्या कर सकते हो कि राइस का क्वांटिटी तो ऐसा नहीं कि तुम घटा दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो या तो उतना ही राइस लोगे, या अगर सेम टाइप ऑफ मिल्क और वेजिटेबल भी इंक्रीज कर जाए प्राइस, तो तुम सोचो कि मिल्क वेजिटेबल छोड़ो, इससे काम चलेगा, तो थोड़ा सा और राइस ज़्यादा खा लिया करोगे, और क्या होगा, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट जो भी पूरा करना होगा, न्यूट्रिशन, वो सब पूरा हो जाएंगे। तो प्राइस बढ़ने के कारण राइस या तो उतना ही रह गया या फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि अगर सेम टाइम पे मिल्क और वेजिटेबल का भी दाम बढ़ जाए तो तुम ये छोड़ के इसी पे शिफ्ट हो जाओगे, राइस तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो यही होता है कि अगर प्राइसेस राइज करें तो डिमांड कर जो डिमांड भी है वो भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण इसका जो ग्राफ होता है वो यूजुअल को फॉलो नहीं करता, ये थोड़ा सा उल्टा जाता है। लाइक जो नॉर्मल डिमांड कर होता है वो ऐसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये जो होता है गिवन गुड्स के लिए वो अपवर्ड स्लोपिंग का ग्राफ होता है। पॉलिसी पैराडॉक्स इसमें कंसेप्ट आता है, वो क्या है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो प्राइसेस फॉल कर रहे हैं वो डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। वो कैसे? जैसे जो अनयूजुअल ग्राफ तुम देख रहे थे ऐसे था, प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड को भी डिक्रीज कर दिया। ये कब आ सकता है कि मान लो चावल राइस का एग्जांपल लो, मान लो राइसेस का प्राइस गिर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, या राइस प्राइस गिर भी नहीं रहा, कांस्टेंट ही है। मान लो गवर्नमेंट क्या की सब्सिडी दे दी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों को सब्सिडीज मिलता है, लेट्स से 35 केजी राइस वगैरह पर मंथली दिया जाता है हर एक फैमिली को। तो लेट्स से राइस का प्राइस या तो डिक्रीज किया या कांस्टेंट ही रहा, और सरकार ने क्या किया, उस पर सब्सिडी दे दिया। तो अब जो तुम लेट्स से 10,000 कमा रहे थे उसमें से, अब अगर सब्सिडी मिल गया लेट्स से, वो तुम्हें यहाँ पे पहले 2,000 तुम खर्चा कर रहे थे, अब लेट्स से 1,500 में ही तुम्हारा काम चल जा रहा है। तो 1,500 में तुम्हारा राइस का इंटेक पूरा हो जा रहा है। तो जो तुम्हारे पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तुम क्या सोचोगे, चलो अब इनके लिए इनसे कुछ थोड़ा सा वेजिटेबल ले लेते हैं, थोड़ा सा मिल्क ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को वो खरीदोगे। या फिर सोचोगे अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मेरे पास बच रहे हैं तो क्यों ना
इसका कुछ अल्टरनेटिव देख ले जो इससे ज़्यादा थोड़ा टेस्टी हो। लेट्स से तुम अगर राइस जो अभी खा रहे हो, तुम देखे तुम्हारे पास थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, तो तुम थोड़ा अच्छे क्वालिटी का राइस खाना शुरू कर दोगे। तो जो ओरिजिनल कंटेंट था, जिसका प्राइस या तो कॉन्स्टेंट या थोड़ा-सा डिक्रीज़ किया, उसके कारण तुमने उसका डिमांड कर्व भी तुम्हारे यहाँ उसका डिमांड कर्व भी तो शिफ्ट हुआ ना। प्राइस उसका डिक्रीज़ किया, तो उसका डिमांड भी डिक्रीज़ कर गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है उसपे। जैसे कुछ नेसेसरी गुड्स होते हैं, उसपे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह दे देती है। अगला हम देखेंगे मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये क्या है? ऐसा तो मान लो कि जैसे टी और कॉफ़ी, ये क्या है कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ हो सकता है। अगर कोई चाय पीना चाहता है, वो शिफ्ट हो सकता है कॉफ़ी पे, कॉफ़ी वाला चाय पे शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपस में इक्विवेलेंट माने जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आ जाते हैं। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कुछ ऐसे गुड्स हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे तुम ले लो टी और शुगर। तुम टी को बिना शुगर के तो पी नहीं सकते हो, तो इसलिए हो जाता है कि टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। बटर, जैम का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अब एक आता है वेवलेन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे कि मान लो आईफ़ोन, इनका डिमांड इंक्रीज़ करता है, ठीक है? अगर प्राइसेज़ इंक्रीज़ करे तो। प्राइसेज़ अगर इंक्रीज़ करे, तो डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाता है। नॉर्मल डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा ऐसा होता है। अगर प्राइसेज़ डिक्रीज़ करेगा, तो डिमांड इंक्रीज़ करेगा। प्राइसेज़ डिक्रीज़ करेगा, तो डिमांड इंक्रीज़ करेगा। और प्राइसेज़ इंक्रीज़ करेगा, तो डिमांड डिक्रीज़ करेगा। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। लग्ज़री गुड्स में क्या होता है कि प्राइसेज़ इंक्रीज़ करता है, तो डिमांड डिक्रीज़ करने के बजाय डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले बताया था कुछ स्लाइड्स पहले, कि कैसे इसका प्राइस बढ़ने के बाद इसका डिमांड इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये वेवलॉन इफ़ेक्ट होता है। इसे वेवलॉन इफ़ेक्ट कहते हैं। कुछ और एग्ज़ाम्पल जैसे रोलेक्स वॉच या रोलेक्स, रोल्स-रॉयस कार्स जो भी लोग अपने स्टेटस सिंबल्स ऐड कर ले तो। अब हम लोग देखेंगे कि डिमांड कर्व जो नॉर्मल ऐसे बनता है, ठीक है? इससे शिफ्ट कैसे होता है? जैसे या तो राइट शिफ्ट हो जाए, कुछ ऐसे बन जाए, या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, या कुछ ऐसे बन जाए। ये सारे शिफ्ट कैसे होते हैं उसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह के शिफ्ट 3 चीज़ों के कारण होता है, ठीक है? पहला हो गया इनकम चेंज। लेट्स से तुम्हारा डिमांड कर्व कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है? लेट्स से राइस किसी का एग्ज़ाम्पल लेट्स से मिल्क। मिल्क के केस में तुम्हारा डिमांड कर्व कुछ ऐसे बन रहा है। तुम्हारा भी 10,000 मंथली। लेट्स से तुम 1 लाख कमाने लगो मंथली। तो क्या होगा? तुम सोचोगे कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो तुम हो सकता है कि मिल्क का डिमांड कर तुम और ज़्यादा करने लग जाओ, और ज़्यादा डिमांड। उस सेम प्राइस पे तुम लेट्स से उस सेम प्राइस पे तुम क्वांटिटी इतना ही खरीद रहे थे, अब हो सकता है तुम सेम प्राइस पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने लग जाओ। तो ये क्यों हुआ? तुम्हारा इनकम चेंज हुआ इसलिए। तो एक यहाँ पे है कि अगर इनकम शिफ्ट हो रहा है, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है? अगर इंक्रीज़ हो इंक्रीज़ शिफ्ट द डिमांड, मतलब लेट्स से इनकम इंक्रीज़ किया, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हुआ। जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ किया, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हुआ। अब लेट्स से इसी मिल्क के एग्ज़ाम्पल से देखें, अगर इनकम डिक्रीज़ कर जाता, लेट्स से तुम 5,000 मंथली कमाते, तो डिमांड कर्व कैसे बनता? तुम प्राइस इतना के लिए पहले लेट्स से 10 लीटर दूध ले रहे थे, तो अब सेम प्राइस के लिए तुम थोड़ा-सा कम दूध लोगे, लेट्स से तुम 5 लीटर ही लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राइस घट गया है, मतलब तुम्हारा इनकम घट गया है, तो इनकम घट गया है, तो इसका मतलब क्या? तुम सेम मटेरियल को थोड़ा कम खरीदोगे। डिमांड कर्व क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये है कि अगर डिक्रीज़ करेगा, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी डिक्रीज़ करेगा, तो तुम्हारा डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। हम लोगों ने इनकम चेंज को देखा, अब प्राइसेस और रिलेटेड गुड्स को देखते हैं। मान लो तुम्हारा डिमांड कर्व, यूजुअल डिमांड कर्व कुछ ऐसे है, प्राइस इतना, इस प्राइस के लिए लेट्स से इतना क्वांटिटी का मिल रहा है। अब लेट्स से प्राइस इंक्रीज़ किया। प्राइस इंक्रीज़ करने का क्या मतलब हुआ कि किस लेट्स से प्राइस थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर गया। लेट्स से पहले प्राइस ये वाला मान लो ये 50 था, तो 50 ही है, अब ये 70 हो गया। तो इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाओ, मतलब सेम क्वांटिटी रखो। तो उस 50 के लिए तुम्हारा क्वांटिटी थोड़ा-सा ही बढ़ रहा है, लेकिन उस 70 के लिए थोड़ा-सा क्वांटिटी घट गया। तो यूजुअल क्या होगा कि जो पहले ग्राफ ऐसे बन रहा था यहाँ से, वो ग्राफ क्वांटिटी वाइज़ थोड़ा-सा कम हो जाएगा ना,
लेट्स से तुम और ऊपर अब जा रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, तो तुम थोड़ा सा कम क्वांटिटी इधर लोगे तो उस पॉइंट के लिए तुम्हारा इधर आएगा, लेकिन इस वाले प्राइस के लिए ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे से ही निकलेगा। तो अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड का फिर से राइट शिफ्ट हो जाएगा। इस पर डिपेंड करे तुम्हारा प्रेफरेंस कैसा है, तुम गुड्स कितना पसंद कर रहे हो किसी पर्टिकुलर गुड्स का। अगर ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो उसका ज़्यादा क्वांटिटी तुम लेना शुरू करोगे। अभी मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड ये होगा कि लेट्स से एक कंज्यूमर का डिमांड का कुछ ऐसा हुआ, लेट्स से एप्पल और मैंगो केस में, दूसरे कंज्यूमर का लेट्स से मैंगो केस में कुछ डिमांड कर थोड़ा सा इधर गया, तीसरे कंज्यूमर का कुछ और कुछ पहले ही रह गया, ऐसा कुछ डिमांड कर उसके लिए गया। ये डिफरेंट उसके कितने पैसे कमा रहे हैं उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा। तो अब है कि मार्केट डिमांड क्या होता है, तो इन सारे कंज्यूमर्स का वो एक पर्टिकुलर आइटम कितना डिमांड कर रहे हैं, उनका ओवरऑल समेशन हो जाता है मार्केट डिमांड कि मार्केट में इस पर्टिकुलर आइटम का इतना डिमांड है। तो क्या है कि टोटल डिमांड ऑफ अ गुड, एक गुड का टोटल डिमांड जो सारे कंज्यूमर से आ रहे हो, सारे कंज्यूमर्स कितना कितना डिमांड कर रहे हैं उन सबका एडिशन ले लोगे तो वो होगा टोटल डिमांड, और वही होगा मार्केट डिमांड, उसी को मार्केट डिमांड कह लो। तो इंडिविजुअल डिमांड्स को अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारा हो टोटल डिमांड मिल जाएगा। अभी ऐड कैसे कर पाओगे, तो लेट्स से एप्पल का डिमांड लेट्स से इतना 20 क्वांटिटी का है, जब प्राइस उसका 20 के करीब है। सेम प्राइस 20 के लिए स्कॉट कोई बंदा है उसके लिए एप्पल का डिमांड कुछ इतना है, और सेम प्राइस 20 के लिए मैडी के लिए, मैडी कोई पर्सन है उसके लिए डिमांड कुछ इतना है, ठीक है। तो बता, ये पहला पर्सन हुआ, ये दूसरे पर्सन का, ये तीसरे पर्सन का। तो टोटल डिमांड हम कैसे निकालेंगे कि सेम प्राइस 20 के लिए मार्केट का ओवरऑल कितना क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 20, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है, तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ एक जगह जब प्राइस 20 था, ठीक है, ये प्राइस बता रहा है, तो केल्सी कितना डिमांड की 18 क्वांटिटी का, स्कॉट 6 क्वांटिटी का, और मैडी 18 क्वांटिटी का, ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। तो 20 प्राइस के लिए 42 आइटम का डिमांड है। ऐसे ही जब सारे प्राइसेस के लिए ऐड करोगे तो तुम्हारा ये कुछ वैल्यूज आएंगे, इनको प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो वही है कि अगर किसी पॉइंट पे तुम हॉरिजॉन्टली सारे इंडिविजुअल पर्सन्स का डिमांड कर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हें फाइनल मार्केट डिमांड का वैल्यू पता चल जाएगा। अभी कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है कि प्राइस चेंज होने के कारण जो कोई पार्टिकुलर गुड है या सर्विस है उसके क्वांटिटी में कितना, उसके क्वांटिटी कुछ तो चेंज होगा ना, लाइक अगर प्राइस चेंज होगा तो उसके क्वांटिटी का डिमांड कुछ तो चेंज होगा। तो वो चेंज कितना रिस्पॉन्सिव है, क्या वो प्राइस थोड़ा सा चेंज के कारण बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखा रहा है या बहुत कम रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ये बेसिकली होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बेसिकली क्या मेजर करता है कि जो पार्टिकुलर प्राइस चेंज है वो चेंज होने के कारण कंज्यूमर कितना सेंसिटिव है उस पार्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए। लेट्स से अगर प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब लेट्स से प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, और उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा का चेंज आया, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उस क्वांटिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि थोड़े से प्राइस के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज कर गया, या बहुत ज़्यादा डिमांड डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज कर गया। तो बेसिकली इलास्टिसिटी और डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड के कितना रिस्पॉन्सिव है इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, वो मेजर करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली कितने टाइप होते हैं, तो ये कुछ जनरल टाइप्स जैसे परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या होगा कि अगर प्राइस में स्मॉल चेंजेस तुम्हें दिखें, प्राइस में स्मॉल चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड इनफाइनाइट की तरफ चला जाए, जनरल कंडीशन में ये नहीं होता है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक उसको कहेंगे कि थोड़े से प्राइस चेंज के कारण अगर क्वांटिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर प्राइस चेंज कितना भी कर दे लेकिन डिमांड में कुछ फर्क ही ना पड़े तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। जनरल कंडीशंस में परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम प्राइस चेंज करोगे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा उनके डिमांड पे, लेकिन ऐसा मान सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक उस कंडीशन को कहेंगे कि अगर थोड़ी सी प्राइस चेंज करो और इनफाइनाइट क्वांटिटी का डिमांड चेंज हो जाए, या फिर
परफेक्टली इनइलास्टिक उसे कहेंगे कि प्राइस में तुम कितना भी चेंज करके देखो, उनकी डिमांड में कोई असर ही नहीं पड़ रहा। उस तरह कौन कॉन्सेप्ट आता है? रिलेटेड इलास्टिक। ये क्या है कि तुम स्मॉल चेंज कर रहे हो प्राइस में, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें लार्ज चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक इसमें क्या था कि थोड़ी सी प्राइस चेंज के कारण इनफाइनाइट चेंज दिख रहा था, इसमें लार्ज चेंज दिख रहा है। लार्ज चेंज और इनफाइनाइट चेंज अलग है। इनफाइनाइट चेंज जिसको तुम मेजर नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा चेंज हो गया। लार्ज चेंज तुम क्वांटिटी पर मेजर कर सकते हो। ये हो गया रिलेटिवली चेंज। क्या होता है कि रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है कि थोड़ी से प्राइस चेंज से लार्ज क्वांटिटी का डिमांड में चेंज आ जाए, या तो वो डिक्रीज कर जाए या इंक्रीज कर जाए। उसी तरह यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है कि जितने प्रोपोर्शन से तुम प्राइस चेंज करोगे, उतने ही प्रोपोर्शन से उस पर्टिकुलर गुड का या सर्विस का क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा। जैसे तुम प्राइस को 2 गुना किए, तो चेंज जो क्वांटिटी जो गुड होगा उसमें भी या तो 2 गुना से डिमांड बढ़ जाए या 2 गुना से डिमांड घट जाए, तो वो होता है यूनिटरी इलास्टिक। अंतिम कंसेप्ट होता है कि लाइक रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या है? तो जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा रिलेटिवली इलास्टिक, वो क्या था कि स्मॉल चेंज से लार्ज चेंज आ जाए क्वांटिटी की डिमांड में। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या है कि अगर लार्ज चेंज हो प्राइस में और स्मॉल चेंज आए क्वांटिटी डिमांड में, तो वो होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखो, इलास्टिक डिमांड जो हम लोगों ने अभी देखा कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अभी हम लोग यूजुअल जो डिमांड कर्व होता है उसको लेकर चलते हैं, जो कि ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर प्राइस चेंज होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, तो यूजुअल में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड घटता है, प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये देखो, प्राइस इंक्रीज कर रहा है इस साइड तो डिमांड भी इधर कम है, प्राइस डिक्रीज करे जैसे इस साइड तो इधर डिमांड भी ज़्यादा है। तो ये यूजुअल केस हुआ। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें एग्जाम्पल है टीवी सेट्स का। क्या है कि अगर प्राइस में तुम चेंज करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखो, लेट्स से एक्स का डिफरेंस ले लोगे तो यहाँ पे 2x और 3x भी मान सकते हो। ये ज़्यादा ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कंपेयर टू इतने के चेंज से। तो यही है कि इलास्टिक डिमांड को, ये इलास्टिक डिमांड टाइप का है। क्यों? क्योंकि स्मॉल प्राइस चेंज से क्वांटिटी में लार्ज का चेंज देखा गया। इन इलास्टिक का कैसे हुआ? जो हम लोग का डिमांड कर्व है उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, लगभग स्ट्रेट टाइप, बहुत ज़्यादा हाई स्लोप टाइप का कर दो। इसमें क्या हुआ कि देखो, प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया कि प्राइस चेंज तो अच्छा दिखा लेकिन क्वांटिटी चेंज अच्छा नहीं हो पाया। तो यही है इन इलास्टिक डिमांड। ओवरऑल समरी क्या है, हम लोगों ने क्या सीखा? तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइसेस इंक्रीज होगा तो डिमांड घटेगा और प्राइसेस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये यूजुअल कंडीशन है। कुछ गुड्स इसको फॉलो नहीं करता है, जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल्स देखा है। हम लोगों ने वेरियस गुड्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्कस किया। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी गुड्स कैसे स्टेटस सिंबल से लोग ऐड कर देते हैं, जिसके कारण जो यूजुअल डिमांड करके वो फॉलो नहीं हो पाता है। हम लोगों ने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के कारण ही जो बिजनेसेस या पॉलिसी मेकर है वो मार्केट बिहेवियर को ट्राई करते हैं समझने का। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण पता चला कि टीवी सेट्स जो है हम लोग के पास, स्मॉल प्राइस चेंज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है। तो बिजनेसेस वैसा कुछ मॉडल लाए कि थोड़े थोड़े प्राइसेस चेंज करके वो देखिए, कैलकुलेट करके कि मेरे कितने क्वांटिटी सेल हो पा रहे हैं। तो अगर थोड़ी क्वांटिटी चेंज से उनके ज़्यादा क्वांटिटी से, थोड़े प्राइस चेंज से अगर उनके ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो पा रहे हैं और वो अपने देखिए प्रॉफिट पहले से ज़्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो वो प्राइस से थोड़े से घटा ही देंगे लोग। थैंक यू। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो और कुछ पर्सनल डाउट्स वगैरह भी पूछना चाहते हो, तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया आईडीज़ हैं, यहाँ पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।